With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, you're listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Our contact number is 030563194464. Let's discuss. Discuss the significance and role of women characters in jazz. Women character के अंदर जैज़ जो प्ले है, इसके अंदर वुमेन का जो करैक्टर है, यानी वो कौन कौन से करैक्टर हैं जैज़ के अंदर हमने बताने हैं। ज़रा देखिएगा, पहला जो करैक्टर है वो है वायलेट का करैक्टर। वायलेट एक फीमेल है और वायलेट बेसिकली इस तरह वायलेट उसका नाम पड़ा है कि वो बड़ी एक वायलेंट है अपने बिहेवियर में। उसका हस्बैंड जो है 50+ हैं, उसका हस्बैंड भी, दोनों की कोई खासी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के साथ। तो वो एक यंग लड़की से जो उसका जो हस्बैंड है वो एक यंग लड़की से अपने रिलेशन सेटअप करता है, यानी वो फिजिकल रिलेशन बनाता है उसके साथ, एक कमरा हायर करता है और ऑफ एंड ऑन उसको मिलता है, उसको ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें बेचता है और उसके लिए तोहफ़े वगैरह ले जाता है। वायलेट जो है उसको पता चलता है जब जो उसको कत्ल कर देता है, क्योंकि वो किसी और के साथ रिलेशन बनाती है तो उसको कत्ल कर देता है। जब उसको कत्ल करता है तो वायलेट बेसिकली जब वो कॉफन के अंदर होती है, यानी वो बॉक्स के अंदर होती है, जब वो डेड बॉडी पड़ी होती है तो उसके मुंह के ऊपर एक छुरी लेती है और उससे उसके मुंह पे उसको ब्रांड कर देती है, मिनटों से उसको कट लगाती है, जहाँ से उसका नाम जो है वो वायलेट पड़ जाता है। डॉर्कस एक यंग, पहले तो आप वायलेट को डिस्कस करेंगे कि जो की वाइफ है, और दोनों जो हैं ये एक विलेज, एक फील्ड में मिलते हैं, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं न्यूयॉर्क में। डॉर्कस जो है वो एक यंग लड़की है और ये ऑर्फन है, और उसके अलावा एलिस मैनफ्रेड उसकी आंट है जो उसकी परवरिश करती है, जो कि एक प्योरिटन लेडी है। उसके हस्बैंड ने भी उसके साथ बेवफाई की थी और एलिस मैनफ्रेड को लोग अच्छे नहीं लगते, यानी वो जेलस होती है अगर वो किसी मेल फीमेल के रिलेशन को बिल्ड होते देखती है, एक्सटेंड होते देखती है, और वो अक्सर डॉर्कस को भी मेल से दूर रखती है। एक्टन उसका न्यू बॉयफ्रेंड होता है जिसकी तरफ वो बाद में माइल होती है और जो उसको कत्ल कर देता है डॉर्कस को। एलिस मैनफ्रेड जो है आंट है और ये विडो है, 50 एट द एज ऑफ 50 ये विडो हो जाती है, और ये आंट है डॉर्कस की, ये गार्डियन भी है डॉर्कस की, और डॉर्कस की ये बड़ी देखभाल करती है। एनी हो, फिर भी डॉर्कस जो है इसको धोखा देने में, इसको डॉज करने में कामयाब हो जाती है। वो घर से बाहर निकलती है और अल्टीमेट रिलेशन बनाती है और तोहफ़ लेती है किससे, जो एक काफ़ी एजड है और ये बड़ी यंग है डॉर्कस। अब ये जो ये उसकी आंट जो एलिस मैनफ्रेड उसकी आंट है और ये 50+ है, और ये हस्बैंड की डेथ हुई है और हस्बैंड ने इसको धोखा दिया था, और ये गार्डियन भी है डॉर्कस की। इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिलिस जो है वो उसकी फ्रेंड है डॉर्कस की, उसके साथ रहती है और उसे वो मना करती है कि तुम ऐसा वैसा ना करो, और स्ट्रॉन्गर सेल्फ की सेंस की मालक है, और ये भी, इसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी और जगह काम करते हैं और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। एक वाइल्ड औरत है, एक ब्लैक औरत है, वाइल्ड औरत है, और ये मिलती है किसको, गोल्डन ग्रे को मिलती है जब गोल्डन ग्रे अपने फादर को, हेनरी लेस्ट्रॉय को मारने के लिए घर से निकलता है कि मुझे कैसा बनाया, यानी इसने मेरी मदर के साथ क्यों रिलेशन ऐसे बनाए और मैं ब्लैक पैदा हुआ। तो वो घर से बदला लेने के लिए हेनरी लेस्ट्रॉय से निकलता है, तो रास्ते में उसे वाइल्ड जो है जंगल में छुपती हुई नज़र आती है, तो वो बड़ी ज़ख्मी भी होती है। उसे उठा के हेनरी लेस्ट्रॉय अपने फादर के पास ले जाता है। हेनरी लेस्ट्रॉय जो है उसकी मदद करता है, वो चूँकि प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी दौरान ये हेनरी लेस्ट्रॉय के हाथ पे भी काट लेती है, यानी वो बच्चे की बर्थ के दौरान उसकी हेल्प करता है हेनरी लेस्ट्रॉय। तो गोल्डन ग्रे जो है वो वहाँ पे कॉटेज में ही, यानी वो जंगल में ही उस वाइल्ड के साथ रहना शुरू कर देता है, और उसी से पैदा होता है बेटा, और उसका नाम है जो ट्रेस। जो की जो मदर है वो है वाइल्ड औरत, वही जो, यानी अब जो की परवरिश भी आप देख लें इस तरह हुई है, तो इसलिए वो वैसा है। वीरा ल्यूस ग्रे जो है वो एक विलियम
वर्ड्सवर्थ ग्रे जो है एक प्लांटेशन ओनर है, काफ़ी रिच आदमी है और वाइट है, ये उसकी बेटी है वीरा ग्रे। यानी वीरा ल्यूस ग्रे जो है ये हेनरी, ये किसकी बेटी है, वर्ड्सवर्थ ग्रे की बेटी है, और जो कि एक प्लांटेशन ओनर है, काफ़ी अमीर है। और इसकी वीरा ल्यूस जो है इनका ही जो सर्वेंट होता है ब्लैक हेनरी लेस्ट्रॉय, ये उसके साथ इलिजिटिमेट रिलेशन बनाती है। और जब उनको पता चलता है वर्ड्सवर्थ ग्रे को, तो ये इसको एक खादमा देता है, प्रोवाइड करता है, मेड सर्वेंट प्रोवाइड करता है, और बेल्टीमोर एक जगह है वहाँ भेज देता है ट्रू बेली के साथ, चूँकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ब्लैक एक सर्वेंट के साथ रिलेशन बना लिए थे, तो वो घर से निकाल देता है। ओनर जो होता है, उसका बाप जो होता है अरिस्टोक्रेट होता है, तो वो उसको घर से निकाल देता है। तो वो बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम होता है गोल्डन ग्रे। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जब ड्रामा ये प्ले जाता है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है। ट्रू बेली जो है, ट्रू बेली एक सबमेड सर्वेंट है, और ट्रू बेली एक सर्वेंट भी है। ट्रू बेली वाज द ग्रैंड मदर ऑफ वॉयलेट। ये वॉयलेट की ग्रैंड मदर होती है, और ये वही है ट्रू बेली जो गोल्डन ग्रे की जो परवरिश के लिए भी साथ दी जाती है, और गोल्डन ग्रे की ये हेल्प करती है जब ये ग्रो करता है। और अल्टीमेटली ट्रू बेली की जो अपनी बेटी है रोज़ डियर, वो उसका हस्बैंड जो है उसे छोड़ देता है और वो खुदकुशी कर लेती है। तो फिर ये वापस आती है और उसके बच्चों को संभालने के लिए। ठीक है, रोज़ डियर जो है वो मदर है वॉयलेट की, ये बात याद रखिएगा। रोज़ डियर मदर है वॉयलेट की, वॉज अ मदर ऑफ द वॉयलेट्स एंड डॉटर ऑफ द ट्रू बेली। ये सारे यानी फीमेल करैक्टर्स हैं। ये अगर वो पूछ ले आपसे, तो आपने ये 1 by 1 एक्सप्लेन कर देने हैं। वो पूछेगा कि एक्सप्लेन फीमेल करैक्टर इन जैज़ के अंदर जो फीमेल करैक्टर हैं वो आप डिस्कस कर दें, तो आप वो उसके अंदर फिर डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी। द क्रूसिबल व्हाट आर द थीम्स इन द प्ले द क्रूसिबल के अंदर कौन कौन से थीम्स हैं वो आपने बताने हैं। हाँ जी, देखिएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा थीम, डोमिनेंट थीम है, वो किसका थीम है? वो थीम है इसमें अक्यूजिशन का, कि एक करैक्टर जो है वो दूसरे पे अक्यूज़ कर रहा है, उसको उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, ब्लेम कर रहा है उसके ऊपर। तो ये एक, और फिर उसके अंदर ये एक एलिगोरिकल प्ले है। अगर गौर से देखें तो ये कि एलग्री है, उस वक़्त की जो विच क्राफ्ट का जो सीन है उसको रिलेट किया जाता है किसके साथ? मिकार्थीज़म के साथ। मिकार्थी एक सेनेटर था, वो उस सेनेटर ने क्या किया था, जितने भी अमेरिकन थे, नॉन अमेरिकन थे, यानी नॉन अमेरिकन वहाँ पे रहायश किए हुए थे, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते और उनको उठा के ले जाते, और अल्टीमेटली या तो जेलों में सड़ के मर जाते। जैसे आज किसी भी मुस्लिम के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये टेररिस्ट है, तो उसे उठा के ले जाना और उसके बाद उसका पता ही ना चलना कहाँ उसे फेंक दिया या किस जगह पे ले गए। तो बिल्कुल इसी तरह जो अन अमेरिकन थे उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता, उनको उठा लिया जाता, इन्वेस्टिगेशन की जाती और उनसे पूछा जाता बताएं जी आपके साथ और कौन कौन है। तो इसी तरह वो उसने अपने यानी जो अपना उसके साथ सीन हुआ है उसको रिलेट करने की कोशिश की है विच क्राफ्ट का, वो पुराना जो एक सीन लेके जो कि अमेरिका के अंदर ही हुआ था, सैलम विच क्राफ्ट हुआ था। उसमें भी बहुत सारे लोगों को हैंग कर दिया गया, विदाउट रीज़न हैंग कर दिया गया कि ये विच क्राफ्ट करते हैं, इनके अंदर विचेस हैं। और फिर इस तरह लोग जो थे इल्ज़ाम लगाते गए और उसमें ज़्यादातर औरतें इसकी जद में आईं। औरतें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती और उनको मरवाती और उनको किल कर रही थी। और क्या हो रहा था, अल्टीमेटली जो जजेस थे वो बाकायदा बैठे गए थे, वो फैसला कर रहे थे। और जजेस क्या करते थे, जजेस मोस्टली एक दूसरे से सुन के कि हम चूँकि प्योरिटन हैं और प्योरिटन का ये काम है कि वो क्राइस्ट के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्होंने क्या करना है, इस दुनिया को, इस सरजमीन को प्योरीफाई करना है सैटन से, डेवल से। तो डेवल जो है वो बेसिकली ईवल स्पिरिट्स हैं, वो इंसानों के अंदर आई हुई हैं, तो वो उनको हैंग करते और सज़ा देते जो विच क्राफ्ट में इस तरह इन्वॉल्व होता। हाँ जी, मास हिस्टीरिया जो है वो इसमें शामिल है कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो मिल के दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रही हैं, इसको मास हिस्टीरिया कहते हैं। और हेट्रेड अगेंस्ट ईच अदर,
और उसके बाद अग्नोस्टिसिज्म का थीम है, जो उसमें जॉन प्रॉक्टर होता है, वो चर्च नहीं जाता, चर्च को ज्वाइन नहीं करता, उसकी सेरेमनी को ज्वाइन नहीं करता। तो वो कहता है सेरेमनी को इतनी दूर से मैं चल के भी आऊँ और मैं इन प्रीस्ट की जो है वो बातें सुनता रहूँ, कोई काम की बात नहीं करते, अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं। ग्रेडीनेस पाया जाता है। हमने देखा कि पुटनम जो है, मिस्टर और मिसेस पुटनम जो हैं, वो दूसरों की ज़मीनें जो हैं, जायदाद, प्रॉपर्टी ले रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। और प्योरिटनिज्म का थीम पाया जाता है। प्योरिटन क्या कहते हैं कि हम प्योरीफाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमें अब लेस सीट, लेस सेक्स, लेस रोमांस, इन चीज़ों से, सिन से दूर रहना चाहिए। पहले ही सिनर हैं तो हमें इस दुनिया में खुद को प्योरीफाई करना है, दुनिया को प्योरीफाई करना है। वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राइस्ट एंड क्राइस्ट यूज टू कास्ट आउट डेवल्स। और क्राइस्ट भी डेवल को निकालते थे। हमारी ड्यूटी है कि हम डेवल को निकालेंगे। ये सब सुपरफिशियल चीज़ें थी, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही लोगों को मार रहे थे। एलेगरी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैकार्थीज़म को बताने के लिए, अपनी स्टोरी बताने के लिए उसने पुरानी स्टोरी ली है। और एक उसके पास एक बुक उसके हाथ लगती है, डेविल इन मैसाचुसेट। ये डेविल इन मैसाचुसेट को जब वो पढ़ता है तो फिर उससे मुतासर हो गई ये बुक उसने लिखी थी। प्योरीफिकेशन का थीम है कि वो प्योरीफाई कर रहे हैं अपनी तरफ से। विच क्राफ्ट का थीम है, एक्यूजिशन का थीम है इसके अंदर। ठीक है, ये सारे लिख लें, ये आपने एक्सप्लेन करने हैं। और उसके बाद उसके बाद लाइज एंड डिसीट है इसके अंदर। रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन है इसके अंदर। रिस्पेक्ट, जॉन प्रॉक्टर नहीं चाहता कि उसकी रिस्पेक्ट जो है ख़राब हो, वो नहीं पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहता कि ये क्या है, ये एक प्रोस्टिट्यूट है एबिगेल। वो नहीं बताना चाहता कि मेरे इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे, वो बताना नहीं चाहता। लेकिन जब मजबूर होता है कि उसकी वाइफ को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो, और फिर मैरी वॉरेन जो है वो भी फेल हुई है उसकी टेस्टिमनी, तो फिर वो मजबूरन बता देता है कि मेरे और इसके जिस्मानी ताल्लुकात है, ये तो एक प्रोस्टिट्यूट है जिसके ऊपर आप बिलीव कर रहे हैं। और वो ये चाह रहा था कि शायद वो इसका यकीन कर लेंगे, चूँकि वो रिलीजियस पीपल हैं, वो प्योरिटन्स हैं, वो इसका यकीन कर लेंगे। लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते। वो शोर डालती है और दूसरी लड़कियां भी शोर डालती हैं कि हमें इसके अंदर डेवल नज़र आ रहा है, हमें जॉन प्रॉक्टर के अंदर डेवल नज़र आ रहा है। चूंकि जॉन प्रॉक्टर एक डेवल है, ये चर्च भी नहीं जाता, एग्नोस्टिक है और ये रिलीजियस पर्सन भी नहीं है, तो सारे उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। वो चूंकि एक प्रीस्ट की भतीजी होती है तो इसलिए उस पर ज़्यादा लोग यकीन करते हैं। कंपैरिजन एंड कंपैशन एंड फॉरगिवनेस दिखाई गई है इसके अंदर। और उसके बाद गुड वर्सेस इवल इसमें दिखाई गई है। गुड भी है और इवल भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अपराइट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उनका कोई कसूर भी नहीं होता, उनको हैंग किया जा रहा है। और ईवल जो है वो जीत रही है। ईवल एबिगेल जो है वो ईवल की सिंबल है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो ईवल की सिंबल हैं, जबकि वो बड़े नुमायाँ होते हैं और जबकि वो जस्ट एक सुपरफिशियल थे। सुपर नेचुरलिज्म इसमें दिखाया गया है। सुपर नेचुरलिज्म मीन टू से कि यहाँ पे डेवल है, ठीक है, डेवल को हम कास्ट आउट कर रहे हैं। और प्योरिटन्स के जो प्रीस्ट हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं, जजेस आए हुए हैं, और वो क्या करते हैं, बाइबल की आयतें पढ़ते हैं ताकि वो पता करें, मालूम करें कहाँ कहाँ डेवल है। तो ये सुपर नेचुरलिज्म का भी एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है। जस्टिस का इसमें पाया जाता है एलिमेंट। रिलीजन को डिस्कस किया जाता है, जेलसी को डिस्कस किया जाता है। ये सारे थीम है इसके, ये आप क्रूसिबल के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर एक और है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें ये, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आपने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपने पढ़ना है इसको। अगर इसकी आपको मज़ीद चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कुछ स्नैपशॉट। एडम ब्रंट जो है, एडम ब्रंट वॉज विलन बट ही हैड रीजन टू बी वन। कि एडम ब्रंट एक विलन था, कोई शक नहीं है कि उसने इलेजिटिमेट रिलेशन सेटअप किए। पहले वो लवीनिया को ट्राई करता है। लवीनिया जो है वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उसे उम्मीद नहीं होती कि लवीनिया जो है वो मेरी तरफ नहीं आ रही, तो फिर उसके बाद वो मदर को सड्यूस कर लेता है, वो बदला लेना चाहता है बेसिकली। ठीक है जी। अब हमने साबित करना है कि चूंकि वो विलन था, लेकिन उसका विलन बनने के पीछे भी एक रीज़न था। आप उसमें बताएंगे कि एबमेनॉन जो था वो इनका फादर था, यानी जो इस पूरी ख़ानदान का जो एक इनका ख़ानदान का जो नाम है मिनान जो है उनका फैमिली नेम है। उसमें जो सबसे बड़ा है वो एब है, और उसके बाद डेविड और एजरा मेनॉन जो हैं, ये दोनों भाई हैं।
डेविड मेनन को मोहब्बत हो जाती है मैरी ब्रंटम, जो उनके यहाँ नर्स होती है, मैरी ब्रंटम से। मैरी ब्रंटम बड़ी खूबसूरत है। एजरा मेनन जो है वो भी उससे मोहब्बत करता है अंदर ही अंदर, लेकिन प्योरिटन का जो एलिमेंट है वो बड़ा हैवी है। प्योरिटनिज्म उसे आगे नहीं बढ़ने देता, वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है ये मेरी बिलवर्ड है। लेकिन डेविड मेनन जो है उसके साथ फिजिकल होता है, उसे प्रेग्नेंट कर देता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एजरा मेनन को गुस्सा आता है। एजरा मेनन जो है, एब मेनन और एजरा मेनन दोनों मिलके क्या करते हैं, उसको जो उसका शेयर होता है वो दे देते हैं और घर से निकाल देते हैं। और उसके बाद जहाँ वो रहता है उस घर को आग लगा देते हैं। उसे शेयर भी, उसे ज़मीन भी इतनी नहीं देते। वो अल्टीमेटली सफ़र करता रहता है और वो और ज़्यादा शराब तो वो पहले पीता था डेविड मेनन, तो वो और शराब पीता है। अल्टीमेटली डेविड मेनन जो है उसकी डेथ हो जाती है। मैरी ब्रंटम जो है वो एजरा मेनन के पास जाती है। वो कहती है कि चूंकि मेरा भी हक है इस जाए प्रॉपर्टी पे, तो मेरा एक बेटा भी है एडम ब्रंटम, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प की जाए, मुझे हेल्प आउट करो। लेकिन वो उसे हेल्प नहीं करता और बल्कि घर से निकाल देता है और वो घर से निकल जाती है। अल्टीमेटली वो भूख से, स्टार्वेशन से अल्टीमेटली मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और डेविड जो एडम ब्रंट है वो सारी चीज़ें देखता रहता है। एडम ब्रंट जो है वो दूर चला जाता है और मेनन खानदान का टैग जो अपने नाम से हटा देता है और अल्टीमेटली आर्मी में जाता है और फिर सोचता है, वापस आता है बदला लेने के लिए। जैसे हमने एगमेम्नन को डिस्कस किया था, एगमेम्नन बाय एस्किलस हमने डिस्कस किया कि वो उसका जो जैसे अगिस्थियस जो है वो बदला लेता है किसका, अपने बाप का और अपने भाइयों का। बिल्कुल इसी तरह ये भी अब बदला लेने के लिए आया है। और हम जब प्ले स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि वेट हो रहा है 10 साल की जंग के बाद कौन आरुन और उसका जो बाप है एजरा मेनन जो है वो वापस आ रही है। एजरा मेनन जब वापस आता है तो हमें पता चलता है कि ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि क्रिस्टन और एडम ब्रंट का आपस में फिजिकल रिलेशन है। ये अक्सर न्यूयॉर्क जाती है वहाँ पे उससे मिलने के लिए। क्रिस्टन उसे रोकती है कि तुम ऐसा ना करो, चूंकि तुम मेरी फादर जो हैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तुम उससे बेवफाई मत करो। वो उसे ऑफ एंड ऑन रोकती रहती है, लेकिन वो अक्सर चली जाती है, कहाँ जाती है, न्यूयॉर्क, और वहाँ एडम ब्रंट से मिलती है, वहाँ उसके साथ फिजिकल होती है। और इवन के एक दफ़ा लवीनिया उसको चेज़ करती है, चेज़ करती करती पीछे जाती है और उसको रोमांस करते हुए देख लेती है एडम ब्रंट से। एडम ब्रंट जो है जब वो वापस आता है तो वो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे साथ मिसेस यानी तुम क्रिस्टन, मैं तुम्हें क्रिस्टन ही देखना चाहता हूँ। जब तुम्हें मिस एजरा देखता हूँ तो मुझे, मिसेस एजरा देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एजरा मेनन, मैं तुमसे ये टैग रिमूव करना चाहता हूँ। तो वो प्लान करते हैं, दोनों प्लान करते हैं कि मैं तुम्हें बोस्टन से ला के दूंगा पॉइजन, तो तुम डाल के उसे पिलाओगी और उसे मारेगी। अब ये प्लान करते हैं और ये उसको एजरा मेनन जो है वो जब वापस आता है तो उसके रोमांस करने की कोशिश करता है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। वो हार्ट की तकलीफ फील करता है तो ये उसको ऊपर से पॉइजन दे देती है, उसे वो लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। जब वो मरते मरते वो बता देता है, ये क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ, तो लवीनिया को वो कहता है कि ड्रग्स मुझे किसने मारा है, मुझे ड्रग्स ने मारा है, मुझे पॉइजन ने मारा है जो तुम्हारी मदर ने दिया है। मैं नेचुरल डेथ से नहीं मार रहा, यानी मैं हार्ट अटैक से नहीं मार रहा, रादर आई एम डाइंग द पॉइजन योर मदर हैज़ गिवन मी, योर मदर हैज़ गिवन मी पॉइजन, तुम्हारी मदर ने मुझे पॉइजन दिया और मैं उसकी वजह से डेथ हुई है। और वो जो टैबलेट, जो बॉक्स होता है जिसके अंदर वो जहर होता है, वो हाथ में कर लेती है लवीनिया। आरुन जब वापस आता है तो आरुन को वो सारी स्टोरी बताती है। आरुन लवीनिया की बातों में आ जाता है, तो साथ ही क्रिस्टन जो है उसे अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती है, उसे बाहों में लेती है और आरुन को कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा बाप जो था वो जेलस था तुमसे। अब ये उसे ऐसी वैसी बातें करती है तो ये उसकी बातों में आ जाता है। फिर कहती है, लवीनिया कहती है कि मैं तुम्हें रेड हैंड पकड़ूंगी, तो उसको चेज़ करती है। अल्टीमेटली ये दोनों कैब न्यूयॉर्क जाती है तो साथ आरुन को ले जाती है लवीनिया, तो वहाँ ये एक कैबन होता है, वहाँ मिल रहे होते हैं। तो जब ये सारी बातें जो भी ये कर रहे होते हैं आरुन देख लेता है, आरुन उसको कत्ल कर देता है एडम ब्रंट को, और वहाँ जो चीज़ें होती हैं उधर को इधर उधर बिखेर देता है कि यूँ लगे कि जैसे डकैती के दौरान ये मारा गया है। इस तरह लवीनिया जो है वो अपने भाई के साथ वापस आ जाती है। तो क्रिस्टन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इवन के बड़े तसल्ली देता है आरुन उसको कि तुम अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकती हो मदर, और उसे वो माफ़ भी कर देता है। लेकिन फिर भी वो इतना रिपेंटेंस फील करती है कि वो खुद को मार लेती है।
इसके बाद हमने देखा कि अल्टीमेटली फिर पीटर और हैज़ल जो हैं, हैज़ल जो है वो लवर थी किसकी, आरुन की, और पीटर जो है वो लवर है किसका, लवीनिया का। अल्टीमेटली ये एक ट्रिप पर जाते हैं और जब मज़ीद इकट्ठे बहन भाई रहते हैं तो ये दोनों के साथ इंसेस्टुअस रिलेशन, अट्रैक्शन फील करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी इंसेस्ट फिजिकल होने की कोशिश करता है आरुन अपनी सिस्टर के साथ। उसे कहता है कि तुम एज ए क्रिश्चियन का रोल अदा करो, मैं एजरा का। तो इस तरह वो उसे मना करती है, वो पीटर की तरफ अट्रैक्शन फील करती है। अल्टीमेटली वो कहता है कि अगर तुम पीटर से मिली तो मैंने किताब लिख रखी है और मैं सारे लोगों को बताऊंगा मेनान ख़ानदान की। ये प्योरिटनिज्म शो करता है लवीनिया का। लवीनिया अपना नाम जो है वो कायम रखना चाहती है, अंदर जो भी है वो कहती है कि हमारा टैग जो है मेनान ख़ानदान का वो कायम रहे। वो कहती है तुम ये सब ना करना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। तो इसके बावजूद वो फिर पीटर से मिलती है तो वो खुद को गोली मार लेता है, खुदकुशी कर लेता है। उस पे वो बड़ी सॉरी फील करती है कि मैंने तुम्हारी जान ले ली, इस तरह की इधर की बातें करती है। उसके बाद हमने मज़ीद देखा कि पीटर जो है, पीटर और ये दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे हैं तो अचानक उसके मुंह से किसका नाम निकल जाता है, उससे एडम का नाम निकल जाता है। कहते हैं मेनान ख़ानदान की जो रूहें हैं वो मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी और ख़ुद को मैं अपने आप को घर में बंद कर लूँगी। और वो नौकर से कहती है कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और मैं खुद को अंदर बंद कर लूँगी। इसका मतलब यह है कि वो अपने जितने भी उसके घर वाले हैं जिनकी डेथ हुई है वो उनको फील कर रही है, उनकी स्पिरिट उसे हांट कर रही हैं और वो चाहती है कि वो इसी तरह उसी लाइन पर चलेगी जिस ट्रैक पर उसके दूसरे फैमिली के मेम्बर चले। इस तरह जो प्ले जो है वो एंड होता है। तो इसको अगर वो आपसे पूछ लें तो आपने इसको इस तरह एज इट इज़ एक्सप्लेन कर देना है। ये एडम ब्रंट के बारे में आपने डिस्कस करना है कि वो क्या था, एनिमी ऑफ मेनान था। मेनान ख़ानदान का वो एनिमी क्यों था, उसकी मदर के साथ ऐसे हुआ था। आप सारा कुछ लिख सकते हैं। हिज लव एंड रिवेंज, वो प्यार भी करता है, उसका लव जैसे एक मर्द औरत से प्यार करता है इस तरह उसका लव जेन्युइन था। किसके लिए, क्रिस्टन के लिए। क्रिस्टन के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो चाहता था कि जब भी तुम्हारे साथ मिस मेनान आता है या मैं एजरा मेनान यानी मिसेस एजरा मेनान तुम्हारे साथ जो टैग है मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं फ़ाइट करूँगा तुम्हारे हस्बैंड से और मैं उससे जंग जीतूँगा, अल्टीमेटली तुम्हें हासिल करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुझसे कत्ल करके तुम्हें हासिल कर लूँ। ये उसका जी लव है किसके लिए, और रिवेंज भी है। रिवेंज वो लेना चाहता है और साथ प्यार को भी कंटिन्यू रखना चाहता है। रोमांटिक एडवेंचर हमें दिखाई गई है लाइक अ हीरो, जैसे कोई मेडिवल हीरो होते हैं इसी तरह वो कहता है कि वो जंग लड़ेगा एजरा से और एजरा को कत्ल करेगा। कत्ल करने के बाद उसको हासिल कर लेगा, किसको, क्रिस्टन को। उसके बाद क्रिस्टन जो है वो कंप्लाइंस करती है, उसके जो उसे मशवरा देता है वो कहता है कि मैं तुम्हें जहर ला के दूंगा, तुम उसे दोगी, और वो उसे फॉलो करती है और अल्टीमेटली उसे पिला देती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये क्रिस्टन ने उसको फॉलो किया था। मोमेंट और फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, जब वो मज़ीद उसे पता चलता है तो वो रियलाइज़ भी करता है कि ये मुझसे गलत हुआ है, मुझे उसको कत्ल करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, सेल्फ यानी सामने से लड़ना चाहिए था, ये मैंने गलत किया है। जितनी देर तक वो कंटेम्पलेट करता है, सोचता रहता है कि मैंने ये गलत किया है, मुझे रिवेंज और तरीके से लेना चाहिए था, ये अच्छा रिवेंज नहीं है जो मैंने लिया, क्योंकि क्रिस्टन उसे बता देती है कि लिविनिया को पता चल गया है। अब वो ये सोच रहा होता है कि ऊपर से एडम ब्रंट को ऑरेंज जो है वो कत्ल कर देता है और ये उसकी सोच जो है उसके दिल में रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने एडम ब्रंट के बारे में लिख लेनी है। इसी तरह लवीनिया के बारे में पूछ ले तो लवीनिया का करैक्टर लिख देना है, एडम ब्रंट का पूछ ले तो एडम ब्रंट का लिख देना है, क्रिस्टन का पूछ ले तो क्रिस्टन, ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना है 100%। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये आया हुआ है, ये 5 ईयर पेपर में पास पेपर से मैंने निकाला है आपके लिए। हाउ फॉर आ फेयरवेल टू आर्म्स ऑटोबायोग्राफिकल नावल, यानी हाउ फॉर आ फेयरवेल टू आर्म्स ऑटोबायोग्राफिकल, यानी टू व्हाट एक्सटेंट यू फाइंड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन अ फेयरवेल टू आर्म्स। अ फेयरवेल टू आर्म के अंदर आप कितनी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखते हैं, या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट अ फेयरवेल टू आर्म वो पूछ ले तो आपने इसमें क्या लिखना है, आपने लिखना है, एक साइड पे लिख ले हेनरी फ्रेडरिक जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे का माउथपीस है। अर्नेस्ट हेमिंगवे को शौक था फिशिंग का, अर्नेस्ट हेमिंगवे को शौक था हंटिंग का, शिकार का। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो था वो वार्स, उसने बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और सिविल वार और स्पेनिश वार, ये सारी वार्स उसने देखी हैं। ठीक है जी।
अफेयर विल टू आर्म्स के अंदर हमने देखा कि उसका इंटरेस्ट है, हेनरी फ्रेडरिक का इंटरेस्ट है लव अफेयर में, यानी एक नर्स के साथ उसने लव अफेयर भी रखा है उसने। उसके बाद ऑक्यूपेशन जो था उसका वो ऐसे, यानी वो एम्बुलेंस ड्राइवर रहा है। व्यू अबाउट वार के कहता है कि वो कहता है कि जो जंग है ये कभी भी अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का, और कहता है कि वार से इंसान जो है वो कभी किसी को डिफीट नहीं कर सकता। उसने अपने जो कोट्स दिए हैं उसमें वो कहता है मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नेवर एवर बी डिफीटेड। ये याद कर लें, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, हम इंसान को तबाह तो कर सकते हैं लेकिन उसे डिफीट नहीं कर सकते। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर कैन नेवर एवर बी डिफीटेड। फिर कहता है देयर इज नथिंग वर्स देन वार, वार से बुरा कुछ नहीं है। कहता है वार इज नॉट वॉन बाय द विक्ट्री, वार जो है वो विक्ट्री से भी नहीं जीती जा सकती। ये सारे उसके कोट हैं, ये आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेडरिक हेनरी जो है वो एक बेस्ट बस ड्राइवर है, तो हेमिंगवे जो है, हेमिंगवे खुद भी, अर्नेस्ट हेमिंगवे भी ड्राइवर रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो ड्राइवर रहा है, एम्बुलेंस चलाता था। इटालियन जो आर्मी है उसके साथ ज्वाइन किया था। इटालियन आर्मी के साथ उसमें भी एक ब्लास्ट होता है और वो उसकी अपनी वेस्ट तक नीचे धंस जाता है। उसका जो एंकल है वो भी जख्मी होता है और हेनरी फ्रेडरिक का भी होता है। उससे भी एक मिलती है नर्स, उसको धोखा दे देती है। यहाँ पे हेनरी फ्रेडरिक को वो मिला देता है नर्स के साथ। उसका जो फियांसी है उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे जो रियल स्टोरी है हेमिंगवे की, जो अपनी जो बिलवर्ड थी नर्स, वो अपने फियांसी के साथ चली जाती है और उसे धोखा दे देती है, लेकिन वहाँ पे फियांसी उसने वैसे ही मार दिया है। हेनरी फ्रेडरिक के साथ वो चली जाती है। 7000 डेथ को वो कहता है ये तो कोई मसला ही नहीं है, डज नॉट मैटर 7000 डेथ। तो क्योंकि उसने जंग अजीम 1, 2 और उसके बाद सिविल वार ये सब कुछ देखा हुआ है, तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है आप एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिएगा मैंने आपको सेंड किया हुआ है, उसमें मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा हूँ, उनको आप देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप अपने व्हाट्सएप पे आएँ तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैंने एक 2017 का मैंने सेंड किए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट शॉर्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग इन 2 लाइन्स। आपने 2 लाइन्स में आंसर देना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड एबिगेल अक्यूज प्रॉक्टर्स वाइफ, यानी प्रॉक्टर की वाइफ को वो एबिगेल जो है वो अक्यूज क्यों करती है, क्या मसला था उसको, वो क्यों अक्यूज कर रही थी। वाई इज बैड, देखिएगा 2017 का जो है, वाई डिड एबिगेल अक्यूज प्रॉक्टर्स वाइफ, वो उसको इसलिए अक्यूज करती थी चूंकि वो फिजिकल रिलेशन में रही है प्रॉक्टर के साथ सेक्सुअल रिलेशन उसने सेटअप किए थे और वो उसके घर में मेड सर्वेंट थी, मुलाजमा थी। प्रॉक्टर एक बहुत बड़ा फार्मर है और उसकी वाइफ है एलिजाबेथ जो है उसकी वाइफ है, और उसकी वाइफ ये नहीं चाहती, जब उसको पता चलता है तो वो घर से निकाल देती है। अब वो बदला लेना चाह रही है कि किसी तरीके से उसकी वाइफ जो है वो दूर हो जाए तो मैं जॉन प्रॉक्टर के पास हो जाऊँ। शी ऑब्सेस्ड विद द डिज़ायर फॉर जॉन प्रॉक्टर, जॉन प्रॉक्टर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यानी उसके साथ इन्वॉल्वड हो गई थी। अब वो टीनेजर थी तो वो एक मेच्योर्ड इंसान है, उसके साथ इन्वॉल्व हो गई है और वो ये चाहती है कि हमारा जो ताल्लुक़ है इललेजिटिमेट जो अडल्टरस रिलेशन है वो कायम रहे। तो शी वॉज हैविंग एन अफेयर विद हर हस्बैंड, वो उसके हस्बैंड के साथ जो जॉन प्रॉक्टर है वो ताल्लुक़ कायम रखना चाह रही थी और वो कहती वो रास्ते से हट जाए। टू विन प्रॉक्टर्स लव शी अक्यूज्ड हर, वो उसको क्यों अक्यूज करती है, क्योंकि वो उसके हस्बैंड का जो प्यार है उसे खुद हासिल करना चाह रही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा इज अ स्टोरी styled after the Greek legend, and the title refer to how the lead character is condemned to a life by mourning the disaster that befall her family. In the Greek legend, Electra is the sister to Orestes. मैंने अभी बताया Electra जो थी वो Orestes की एगमेम्नन जो था उसकी जो एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी का नाम था Electra और ओरेस्टेस जो है उसका बेटा था।
तो इसी तरह आरून और लवीनिया जो है उसके बेटे हैं एजरा मिनॉन के। एंड दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द क्लीटेमनेस्ट्रा एंड एगमेम्मन्स। एगमेम्मन्स का मतलब जब आ जाए तो समझ लें ये एक हीरो था किस स्टोरी का, ग्रीक का। तो यहाँ पे उसकी जगह पे एजरा मिनॉन है। ये आप देख लें, आप बता सकते हैं, सिंपल वर्ड में बता सकते हैं कि ये स्टोरी जो है स्टाइल में लिखी गई है, पैटर्न पे लिखी गई है रोम ग्रीक प्ले के। एस्किलिस का प्ले है जिसका नाम है द एगमेम्मन्स। एगमेम्मन जो है वो बेसिकली एक स्टोरी है एस्किलिस की, तो उसी फॉर्मेट पे इसको लिखा गया है। और इसमें जैसे इलेक्ट्रा एंड ओरेस्टिस जो हैं दे आर द यू कुड से सिस्टर एंड ब्रदर एंड दे आर चिल्ड्रन ऑफ Agamemnon and Clytemnestra. In the same way, we see Ezra and Christians. They have children, Lavinia and Aaron. तो ये उसी स्टाइल पे लिखी गई है। मेक इट न्यू किया गया है, नया किया गया है पुरानी चीज़ को। Why does Lavinia hate her mother? लवीनिया जो है वो अपनी मदर से क्यों हेट करती है? लवीनिया कहती है कि मेरा फादर जो है वो मुझसे प्यार करे, बहुत डीप प्यार करती है और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में इन्वॉल्व है, और वो नहीं चाहती कि मदर जो है वो उसके बाप का प्यार छीन ले उससे। लवीनिया कंसीडर हर सेल्फ रोब्ड ऑफ लव एट हर मदर्स हैंड, दस शी स्कीम्स टू टेक चिल्ड्रंस प्लेस। वो क्या क्रिस्टन्स प्लेस, वो क्या चाहती है कि उसकी मदर जो है रास्ते से हट जाए और वो अपने फादर के साथ डायरेक्ट हो जाए और फादर उसी को प्यार करे, यानी वो ज़्यादा ही प्यार करती है, जिसको इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स कहते हैं, वो प्यार करती है। व्हाट इज़ हार्लेम्स रिनाइंसिस इन जैज़? जैज़ हमने देखा जो टोनी मॉरिसन का है, उसके अंदर जो रेनेसेंस डिस्कस हुआ है वो हार्लेम के अंदर, वो कौन सा है? ये 1920 और 1930 में एक रेनेसेंस आया था। ब्लैक अमेरिकन जो थे वो बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए थे कल्चरल और लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट थी ब्लैक अमेरिकन के अंदर, ठीक है। इसको न्यू नेग्रो भी कहते हैं। ये 1920 और 1930 में आया था और इसको रेनेसेंस कहते हैं ब्लैक अमेरिकन का। 1920 और 1930 लिख याद कर लें। वाई इज़ वीरा ल्यूइस ग्रे थ्रोन आउट ऑफ द होम? यानी वीरा ल्यूइस ग्रे का ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि उसको घर से इसलिए निकाल दिया गया था कि जो प्लांटेशन ओनर था उसका फादर जो था वो एक वाइट मैन था, और वो ये नहीं चाहता था कि उसका जो दामाद है वो एक ब्लैक मैन हो। तो ब्लैक चूँकि वहाँ सर्वेंट होते थे मोस्टली, तो इसलिए वो उसे घर से निकाल देता है ट्रू बैली के साथ। और उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल अ फेयरवेल टू आर्म्स? इसके टाइटल का क्या मतलब है? इसका मतलब है जंगों को खुदा हाफिज। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, इटली को छोड़ छाड़ के वहाँ से निकल जाता है। तो वो असल में हेमिंग्वे का अपना एक कंसेप्ट है कि जंगों से कुछ नहीं मिलता। फेयरवेल टू द वार एंड फेयरवेल का मतलब होता है खुदा हाफिज। टू वार एंड वेपन्स वी यूज टू फाइट देन सिंस फ्रेडरिक लीव्स हिज पोस्ट एज अ ड्राइवर एंड फ्लीज का मतलब होता है दौड़ जाना। फ्लीज विद कैथरीन के साथ भाग जाता है छोड़ के वो इटली में बेसिकली लड़ रहा होता है ना। वाई डज हेनरी जंप इन टू द रिवर थैंगलीमिंटो? ये थैंगलीमिंटो जो है एक रिवर था, उसमें हेनरी क्यों जंप करता है? क्योंकि उसे पता चलता है कि जो इटालियन फोर्स है वो उसको चेज़ कर रही है, मिलिट्री पुलिस उसको चेज़ कर रही है, तो वो उसमें रिवर में छलांग लगा देता है। डिफाइन द पोइट्री एक मेट्रिकल कॉम्पोजिशन होती है, और इसको रूल्स और रेगुलेशन के मेट्रिकल रूल्स और रेगुलेशन से इसको लिखा जाता है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोज। व्हाट इज़ द एशबरीज विश इन द पेंटर? पेंटर के अंदर एशबरी की विश ये है कि जो रिवर है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पेंट करना चाहता है, और उस आइडिया में वो यूं करना चाहता है कि जो रिवर है अपनी वेव्स के साथ, अंडर करंट वेव्स के साथ हू बहू जैसा है वो कैनवस के ऊपर पेंट हो जाए। तो ये एक बड़ी आइडियलिज्म की दुनिया है जो वो करना चाहता है, और इसमें आइडियलिज्म और रियलिज्म को डिस्कस किया गया। आप मज़ीद बता सकते हैं। लें जी, we've discussed certain questions from previous past papers, and we've also discussed short questions as well. Stay blessed and have a nice time, and